नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 91, सम्राट स्तर का महायुद्ध। आर्यन ने जिस स्वर्ण पंखों वाले गरुड़ को देखा, वह वही था जिससे उसका सामना पहले हुआ था। स्पष्ट था कि सम्राट विक्रम से हारने के बाद वह गरुड़ यहाँ आ गया था और अब किसी दूसरे सम्राट स्तर के हिंसक जीव से लड़ रहा था। आर्यन, हमें सुराग मिल गया है। चंद्र साम्राज्य, मून एम्प्रेस की आवाज आर्यन के कानों में पड़ी। कैसा सुराग? वह गरुड़ जिससे लड़ रहा है, वह वही जीव है जिससे हमारा पिछली बार सामना हुआ था। इसकी गति बहुत तेज है। आत्मा की शक्ति रखने वाला वह खास हिंसक जीव पिछली बार इसी की मदद से भाग पाया था। अगर हम इसका पीछा करें तो हम उस मुख्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक समस्या थी, आर्यन की गति अभी भी इतनी नहीं थी कि वह सम्राट स्तर के इन जीवों का पीछा कर सके। साम्राज्य ने सुझाव दिया कि वह आर्यन को पकड़कर उड़ेंगी। यद्यपि इससे ऊर्जा में थोड़ी हलचल होगी, लेकिन सम्राट स्तर के जीवों के उड़ने के शोर में वह छिप जाएगी। कांटेदार कवच जीव, स्पाइनी स्केल्ड बीस्ट। आर्यन ने सामने लड़ रहे दूसरे जीव को देखा। वह एक शाही जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर बेहद मजबूत कांटे थे। गरुड़ के हमले उसके कांटों को तोड़ रहे थे, लेकिन वे तुरंत वापस उग रहे थे। अंत में गरुड़ हारकर वहां से भाग गया। इसका पीछा करो। साम्राज्य ने आर्यन का हाथ पकड़ा और वे गुपचुप तरीके से उस शाही जैसे जीव के पीछे चल दिए। वह जीव उड़ते हुए एक विशाल घाटी में पहुंचा। घाटी से कई सम्राट स्तर के हिंसक जीवों की भयानक आभा आ रही थी। घाटी का रहस्य। आर्यन, अब तुम्हारी बारी है, साम्राज्य ने कहा। आर्यन ने साम्राज्य का हाथ पकड़ा और अपनी अदृश्य शक्ति व उड़ने की शक्ति के साथ धीरे धीरे घाटी के भीतर प्रवेश किया। यहाँ सावधानी बरतना जरूरी था, क्योंकि अगर कोई जीव उनकी अदृश्यता को भांप लेता तो साम्राज्य अकेली इतने सारे सम्राटों का मुकाबला नहीं कर पाती। आर्यन ने अपनी 5000 मीटर की नकल करने वाली शक्ति कॉपी टैलेंट का उपयोग तोड़ लेने के लिए किया। ये तरीका सबसे सुरक्षित था क्योंकि इसे कोई भांप नहीं सकता था। उसने पहले उस शाही जैसे जीव की शक्तियां जांची। प्रजाति, कांटेदार कवच जीव। गति प्रतिभा, परम प्रोफाउंड मीनिंग। शक्ति प्रतिभा, परम। उपचार शक्ति, हीलिंग, अर्ध परम सूडो प्रोफाउंड 50%। इसके पास अर्ध परम स्तर की उपचार शक्ति है। आर्यन का मन ललचा गया। उसकी अपनी उपचार शक्ति अभी केवल उच्च स्तर की थी। उसने तुरंत इस अर्ध परम उपचार शक्ति को कॉपी कर लिया। मुख्य लक्ष्य, आत्मा वेद शक्ति। जैसे जैसे वे घाटी के और गहरे हिस्से में गए, आर्यन को वह जीव मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। प्रजाति, आध्यात्मिक मेघ जीव, स्पिरिट क्लाउड बीस्ट। रक्षा प्रतिभा, परम। आत्मा वेद शक्ति, सोल पियर्स टैलेंट, उच्च स्तर। मिल गया। यही वह जीव है जिसके पास आत्मा पर प्रहार करने वाली शक्ति है, आर्यन ने मन ही मन कहा। उसने बिना देर किए उस उच्च स्तर आत्मा वेद शक्ति को कॉपी कर लिया। आर्यन ने साम्राज्य को इशारा किया और वे चुपचाप घाटी से बाहर निकल आए। साम्राज्य, मुझे वह जीव मिल गया है। वह घाटी के सबसे सुरक्षित हिस्से में छिपा है, आर्यन ने बाहर आते ही कहा। क्या तुम निश्चित हो? साम्राज्य ने संदेह जताया। मैं तुम्हारे साथ थी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे पास दूर की चीजें और उनकी शक्तियों को भांपने का एक विशेष तरीका है। वह जीव बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया था और उसके चारों ओर कई सम्राट पहरा दे रहे हैं। वह निश्चित रूप से वही है। चंद्र साम्राज्य, मून एम्प्रेस ने आर्यन की ओर देखा। वे उसकी बात पर भरोसा तो करना चाहती थीं, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थीं। वे चंद्र दर्पण का उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि शक्तिशाली जीव उसकी तरंगों को भांप लेते। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। साम्राज्य ने अपना कम्युनिकेटर निकाला और सम्राट विक्रम, वॉर एक्स ग्रेट एम्परर को उनकी लोकेशन और जानकारी भेज दी। उधर खबर मिलते ही सम्राट विक्रम ने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई। इस बार उन्होंने बेस के 80% सम्राटों को इस अभियान पर ले जाने का फैसला किया। बेस की सुरक्षा के लिए सुरक्षा घेरे फॉर्मेशंस सक्रिय कर दिए गए। विक्रम ने गर्जना की, प्रस्थान करो। एक के बाद एक 126 सम्राट आसमान में बिजली की लकीरों की तरह ओझल हो गए। पूरा बेस समझ गया था कि एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो इतिहास बदल देगा। जलते हुए सम्राट। कुछ घंटों बाद आर्यन और साम्राज्य उन सम्राटों से मिले जो गुपचुप तरीके से आ रहे थे। आर्यन ने जब एक साथ 126 सम्राटों को देखा तो वह दंग रह गया। आर्यन अभी भी साम्राज्य का हाथ थामे हुए था। जब बाकी सम्राटों ने ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ छोड़ो अब, साम्राज्य ने आर्यन को घूरते हुए कहा। आर्यन ने अनिच्छा से उनका कोमल हाथ छोड़ दिया। बाकी सम्राट मन ही मन जल रहे थे। ये कैसे संभव है?
साम्राज्य तो किसी पुरुष को 10 मीटर के दायरे में भी नहीं आने देती, और यह संत स्तर का लड़का उनका हाथ पकड़कर घूम रहा है। कई लोग तो ये सोचने लगे कि क्या साम्राज्य को आर्यन से प्रेम हो गया है। रणनीति और महायुद्ध। साम्राज्य ने विक्रम को बताया, आर्यन ने उस जीव को खोज लिया है। उस घाटी में कम से कम 80 सम्राट स्तर के हिंसक जीव पहरा दे रहे हैं। इतने सारे। विक्रम थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर दृढ़ता से बोले, चाहे जो हो जाए, उस आत्मा पर प्रहार करने वाले जीव को आज खत्म करना ही होगा। घेराबंदी करो। आर्यन का काम पूरा हो चुका था। वह युद्ध के मैदान से 1 लाख मील पीछे हट गया और अदृश्य होकर तमाशा देखने लगा। जल्द ही आसमान फटने लगा। धमाकों की गूंज से धरती हिल गई। पहाड़ मिट्टी के ढेर बन गए और नदियां सूख गईं। सम्राटों और हिंसक जीवों के बीच प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। नई शक्तियों का सम्मिलन। युद्ध के बीच आर्यन ने सोचा कि उसे अपनी नई शक्तियों को सक्रिय कर लेना चाहिए। आत्मा वेद शक्ति, सोल पियर्स। आर्यन ने इसे अपनी आत्मा के साथ जोड़ा। असहनीय दर्द हुआ, लेकिन वह सफल रहा। उसने पास के एक छोटे जीव पर इसका परीक्षण किया। एक अदृश्य मानसिक तीर जीव की आत्मा के पार निकल गया और वह बिना शोर किए मर गया। वह इसे एक बार में 20 बार इस्तेमाल कर सकता था। अर्ध परम उपचार शक्ति, हीलिंग। इसे जोड़ने के बाद उसकी चोटों के भरने की गति कई गुना बढ़ गई। एक भयानक मोड़। अचानक 1 लाख मील दूर खड़े आर्यन को भी महसूस हुआ कि धरती फटने वाली है। दूर से एक ऐसी भयानक ऊर्जा निकली जिसने आसमान को काला कर दिया। तभी आर्यन के कम्युनिकेटर पर एक संदेश चमका, आर्यन, भागो। ये संदेश साम्राज्य का था। आर्यन का दिल बैठ गया। इसका मतलब था कि युद्ध में कुछ बहुत ही भयानक घटित हुआ था। अध्याय 92, चंद्र साम्राज्य की रक्षा। आर्यन को संदेश भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि चंद्र साम्राज्य, मून एम्प्रेस थी। उनका ये कहना कि आर्यन, भागो, इस बात का संकेत था कि मानव सम्राट बहुत बड़ी मुसीबत में थे। आर्यन ने बिना देर किए अपनी अदृश्य शक्ति और उड़ने की शक्ति सक्रिय की और युद्ध क्षेत्र से दूर भागने लगा। वह जानता था कि अगर मानव सम्राट हार गए हैं, तो यहाँ रुकना आत्महत्या के समान है। काफी दूर निकल जाने के बाद जब युद्ध का शोर शांत हुआ, तब आर्यन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक लहूलुहान महिला हवा में उड़ती हुई आई और एक पहाड़ से जा टकराई। पहाड़ के परखच्चे उठ गए। साम्राज्य। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। साम्राज्य की हालत अत्यंत दयनीय थी। उनका शरीर खून से लथपथ था और उनकी ऊर्जा एक साधारण सम्राट से भी नीचे गिर गई थी। स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अंतिम सीमा तक संघर्ष किया था। एक साहसी बचाव। साम्राज्य का पीछा कर रहा सम्राट स्तर का हिंसक जीव उन पर दोबारा हमला करने ही वाला था कि आर्यन ने अपनी उच्च अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग किया। अंतरिक्ष कारावास, स्पेस इम्प्रिजनमेंट। गूंज। शून्य जम गया। हिंसक जीव की गति धीमी पड़ गई। साम्राज्य ने इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उनके पीछे एक दरारों वाला पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ और एक चंद्रवार ने जीव की गर्दन काट दी। जीव देर हो गया, लेकिन साम्राज्य भी बेसुध होकर नीचे गिरने लगी। आर्यन ने टेलीपोर्ट होकर उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। साम्राज्य ने आंखें खोलकर बस इतना कहा, जल्दी करो, यहाँ सुरक्षित नहीं है, और वे बेहोश हो गईं। बेस का विनाश। आर्यन साम्राज्य को लेकर अदृश्य अवस्था में बेस की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई सम्राट स्तर के जीवों को इंसानों का शिकार करते देखा। जब वह बेस पहुंचा, तो उसका दिल बैठ गया। वहां कोई बेस नहीं था, केवल मलबे का ढेर और एक विशाल गड्ढा बचा था। अंतरिक्ष दरार, स्पेस रिफ्ट को मानवों ने दूसरी तरफ से सील कर दिया था ताकि हिंसक जीव पृथ्वी पर न जा सकें। मैं वापस नहीं जा सकता, आर्यन ने दांत पीसते हुए सोचा। वह साम्राज्य को लेकर एक दूरस्थ पहाड़ी गुफा में छिप गया और वहां सुरक्षा घेरा बना दिया। उसने साम्राज्य के गहरे जख्मों पर मरहम लगाया और उन्हें दवाइयां दी। साम्राज्य एक सम्राट योद्धा थी, इसलिए उनके शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता थी। हार का असली कारण। अगली सुबह साम्राज्य को होश आया। आर्यन, क्या तुमने मुझे बचाया? साम्राज्य ने कमजोर आवाज में पूछा। मैंने बस आपको बेहोश पाया और यहाँ ले आया, आर्यन ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का राज छुपाते हुए कहा। जब साम्राज्य की हालत थोड़ी सुधरी, तो आर्यन ने पूछा, महारानी, आखिर वहां हुआ क्या? क्या आप उस आत्मा पर वार करने वाले जीव को नहीं मार पाए? नहीं, साम्राज्य की आवाज गंभीर हो गई। हमने उसे और उसके साथ दर्जनों सम्राट स्तर के जीवों को मार गिराया था। हम जीत ही रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हुई। रक्तनयन सम्राट प्रताप को एक अज्ञात जीव ने एक ही पल में मार डाला। मुझ पर भी केवल एक बार हुआ और मेरी ये हालत हो गई। वह जीव इतना भयानक था कि हम सबको भागना पड़ा। आर्यन सन रह गया। रक्तनयन सम्राट जैसे योद्धा को एक पल में मार देने वाला जीव। इसका मतलब था कि इस दुनिया में सम्राटों से भी ऊपर की श्रेणी का कोई महाराक्षस जाग चुका था।
रक्तनयन सम्राट की मृत्यु हो गई। आर्यन वास्तव में स्तब्ध था। वह गॉड हॉल के संस्थापक थे, फिर भी युद्ध में मारे गए। वह कैसा जीव था? आर्यन ने पूछा। स्पष्ट नहीं है। चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस ने सिर हिलाया। वह जीव बहुत विशाल था, लगभग 3000 मीटर लंबा। वह जमीन के नीचे से अचानक निकला। उसकी पूंछ के एक ही प्रहार ने रक्तनयन सम्राट को मार डाला और एक पंजे ने 10 से अधिक सम्राटों को खत्म कर दिया। यदि मेरे पास सुरक्षा कवच न होता तो मैं भी एक ही वार में मारी जाती। वह दिखने में किसी ड्रैगन अजगरनुमा जीव जैसा था। क्या वह काला था? आर्यन ने पूछा। साम्राज्य के हाँ कहने पर उसने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं वह उसके मित्र नन्हे रक्त लिटिल ब्लड का सगा संबंधी न हो। मानवता का आखिरी पत्ता। आर्यन चिंतित था कि क्या वे कभी पृथ्वी वापस जा पाएंगे। साम्राज्य ने समझाया कि फिलहाल अंतरिक्ष दरार स्पेस रिफ्ट को बंद रखना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या वह काला राक्षस पृथ्वी तक नहीं पहुंच जाएगा? आर्यन ने पूछा। चिंता मत करो, इंसानों के पास भी एक तुरुप का पत्ता है, वह गॉड टावर। साम्राज्य ने बताया कि इस टावर से विनाशकारी हमले किए जा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का अधिकार केवल 3 लोगों के पास है, सम्राट विक्रम, सम्राट पृथ्वी एम्परर और सम्राट नागेंद्र वॉर ड्रैगन ग्रेट एम्परर। इनके पास हमले के 3 अवसर होते हैं, जो हर 10 साल में दोबारा सक्रिय होते हैं। संभवतः इसी हमले ने उस काले राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर किया था। नियति और चंद्रमंडल। आर्यन ने तुरंत साधना करने का फैसला किया। तभी साम्राज्य ने पूछा, आर्यन, क्या तुम चंद्रमंडल मून गॉड पवेलियन में साधना करना चाहते हो? लेकिन वह तो बेस में है, हम वहां कैसे जाएंगे? आर्यन भ्रमित था। साम्राज्य ने एक गुप्त राज खोला, असली चंद्रमंडल हमेशा मेरे पास रहता है। वह महल तो बस एक दिखावा था। उन्होंने अपनी हथेली से एक छोटा सफ़ेद जैड का मंडप निकाला जो बड़ा होकर 10 मीटर का हो गया। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। साम्राज्य हिचकिचाए, उनका चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। बस, मुझे लगता है कि हमारा साथ नियति फेट द्वारा तय है। आर्यन को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा साम्राज्य किसी शर्मीली लड़की की तरह व्यवहार कर रही हैं। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि साम्राज्य के पास भाग्यमणि फेटेड जेड है, जिसने उन्हें संकेत दिया था कि आर्यन ही उनका भविष्य का जीवनसाथी फेटेड पार्टनर है। इसी वजह से उन्होंने उसे अपना हाथ पकड़ने दिया था और अब वे उसकी सुरक्षा के लिए उसे शक्तिशाली बनाना चाहती थीं। तीव्र साधना। आर्यन चंद्रमंडल के भीतर दाखिल हुआ। वहां की ऊर्जा मस्तिष्क क्षेत्र ब्रेन रीजन को विकसित करने की गति को कई गुना बढ़ा देती थी। आर्यन ने हिसाब लगाया। साम्राज्य ने 3 साल में 100% मस्तिष्क क्षेत्र खोला था। आर्यन के पास दिव्य साधना प्रतिभा लेवल थी। साथ ही उसके पास 3 गुना समय त्वरण टाइम एक्सेलरेशन था। साधना शुरू करते ही उसे चमत्कार महसूस हुआ। जहां सामान्य रूप से मस्तिष्क क्षेत्र खोलना बेहद कठिन था, वहां चंद्रमंडल की मदद से वह उसे मक्खन की तरह खोल पा रहा था। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहा तो अगले 2 महीनों में मैं 100% मस्तिष्क क्षेत्र खोलकर अपनी शक्तियों को चरम पर ले जा सकता हूं। आर्यन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया और साधना की गहराइयों में उतर गया। 1 महीना देखते ही देखते बीत गया। अध्याय 93 जन्मजात चंद्र आत्मा शरीर। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी साधना समाप्त की। इस समय उसने अपने मस्तिष्क के गहरे क्षेत्र का 80% हिस्सा खोल लिया था। पहले वह केवल 34% पर था, लेकिन चंद्रमंडल मून गॉड पवेलियन में केवल 1 महीने की साधना के बाद उसने 46% और हिस्सा खोल लिया। अब उसकी शारीरिक शक्ति बकर 8 ड्रैगन पावर हो चुकी थी। जैसे ही वह मंडप से बाहर आया, चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। आर्यन, तुम्हारी साधना की यह गति अविश्वसनीय है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्रतिभा थोड़ी अच्छी है, इसलिए गति तेज है। साम्राज्य समझ गई कि आर्यन की साधना प्रतिभा निश्चित रूप से चंद्र स्तर से ऊपर है, लेकिन उसने अधिक सवाल नहीं पूछे। नक्षत्र प्रहार स्टारफॉल स्लैश की पूर्णता। अगले आधे महीने तक आर्यन ने अपनी नई तलवार कला नक्षत्र प्रहार पर ध्यान केंद्रित किया। वह अभ्यास के लिए शक्तिशाली संत स्तर के जीवों का शिकार करने लगा। अंततः उसने इस कला के प्रारंभिक स्तर इंट्रोडक्टरी लेवल को हासिल कर लिया। उसने अपनी शक्ति का हिसाब लगाया। शारीरिक शक्ति 8 ड्रैगन पावर, ऊर्जा प्रवर्धन एलिमेंटल एम्प्लीफिकेशन 16 ड्रैगन पावर, परम शक्ति प्रतिभा 100 गुना 1600 ड्रैगन पावर, नक्षत्र प्रहार 30 गुना प्रवर्धन 48,000 ड्रैगन पावर, 48,000 ड्रैगन पावर। आर्यन दंग रह गया। एक साधारण सम्राट योद्धा की कुल शक्ति केवल 200 ड्रैगन पावर होती है।
आर्यन की हमला करने की शक्ति एक साधारण सम्राट से 480 गुना अधिक थी। हालांकि जोंगहाई बेस के नंबर 1 योद्धा सम्राट विक्रम 12 लाख ड्रैगन पावर के सामने वह अभी भी काफी पीछे था, लेकिन वह 36 सम्राटों के निचले स्तर के योद्धाओं को टक्कर देने के लिए पर्याप्त था। सम्राटों का रहस्य, शारीरिक सीमाएं तोड़ना। एक शाम खाना खाते समय साम्राज्य ने आर्यन से मदद मांगी। आर्यन, 3 दिनों में मैं जन्मजात चंद्र आत्मा शरीर कंजेनिटल मून स्पिरिट बॉडी प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? आर्यन तुरंत सहमत हो गया। साम्राज्य ने विस्तार से समझाया कि सम्राट स्तर पर साधना कैसे होती है। आर्यन, सम्राट बनने का मतलब है शरीर की सीमाओं को एक एक करके तोड़ना। हर सीमा तोड़ने पर 100 ड्रैगन पावर की वृद्धि होती है। सम्राट विक्रम ने 2 सीमाएं तोड़ी हैं। सीमाएं तोड़ने के लिए विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करती हूँ, जबकि विक्रम केवल सामान्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी प्रगति धीमी है। उसने आगे बताया कि जिनके पास अग्नि, जल या चंद्रमा जैसी परम प्रोफाउंड ट्रूथ स्तर की प्रतिभाएं होती हैं, वे अपने शरीर को दिव्य तत्व शरीर में बदल सकते हैं। अगर किसी के पास एक से अधिक परम तत्व प्रतिभाएं हों तो? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। साम्राज्य की आंखें फैल गईं। ऐसा व्यक्ति मिलना नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा कोई हो तो वह आग, पानी और चंद्रमा की ऊर्जाओं को बारी बारी से इस्तेमाल कर अपने शरीर की सीमाओं को बिजली की गति से तोड़ सकता है। साम्राज्य की इन बातों ने आर्यन के सामने एक नया और विशाल रास्ता खोल दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी नकल करने वाली शक्ति उसे वह महायोद्धा बना सकती है जिसकी कल्पना साम्राज्य ने अभी अभी की थी। पहले आर्यन को लगता था कि अग्नि या जल जैसी तत्व आधारित शक्तियां उसके काम की नहीं हैं, इसलिए उसने कभी उन्हें कॉपी करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब उसे समझ आया कि सम्राट स्तर पर तेजी से प्रगति करने के लिए ये कितनी जरूरी हैं। सबसे पहले मैं साम्राज्य की परम चंद्रदेव प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल मून गॉड शक्ति को कॉपी करूंगा। आर्यन ने चुपचाप चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस की यह शक्ति हासिल कर ली। जल्द ही वह विशेष दिन आया जिसे चंद्र दिवस कहा जाता था। इस दिन चंद्रमा की शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक होती है। साधना के लिए उन्हें आकाश की ऊंचाइयों में जाना था, जहां चंद्रमा की किरणें सबसे शुद्ध होती हैं। लेकिन वहां खतरा भी था, चांदनी से आकर्षित होने वाले उड़ने वाले हिंसक जीव। आकाश की सीमा और साधना, वे दोनों वायुमंडल को पार कर ऊंचाई पर पहुंचे। आर्यन ने और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य परत ने उसे रोक दिया। साम्राज्य ने समझाया, आर्यन, ये हिंसक जीवों का ग्रह बहुत विशाल है। इस पर एक सुरक्षा कवच मेम्ब्रेन है जिसे सम्राट योद्धा भी नहीं तोड़ सकते। पृथ्वी पर भी ऐसा ही कवच बन गया है। बिना सम्राट स्तर से ऊपर की शक्ति के हम अपने ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, सिवाय अंतरिक्ष दरार के। इसके बाद साम्राज्य ने अपनी साधना शुरू की। उनके पीछे एक विशाल पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ, मानो वे खुद एक छोटा चांद बन गई हों। आर्यन का पहरा, एक भीषण युद्ध। जैसे ही चांदनी सघन हुई, संत स्तर के चमगादड़ जैसे जीव उनकी ओर झपटने लगे। आर्यन ने अपनी तलवार से उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। तभी एक लाल रंग की बिजली जैसा जीव तेजी से उनकी ओर आया। ये तो 36 सम्राटों के बाद सबसे शक्तिशाली श्रेणी का हिंसक जीव है। आर्यन गंभीर हो गया। अगर वह इसे जल्दी नहीं मारता तो साम्राज्य की साधना भंग हो सकती थी। जो साम्राज्य की साधना में बाधा डालेगा वह मारा जाएगा। अंतरिक्ष कारावास स्पेस इम्प्रिजनमेंट शून्य जम गया और जीव की गति धीमी हो गई। परम शक्ति और दिव्यते गति, आर्यन की गति और शक्ति चरम पर पहुंच गई। नक्षत्र प्रहार स्टारफॉल स्लैश, एक चमकती हुई तलवार की धार ने समय और अंतरिक्ष को चीरते हुए जीव के कठोर कवच के परखच्चे उड़ा दिए। जीव ने अपनी पूंछ से प्रहार करना चाहा, लेकिन आर्यन ने अपनी समय शक्ति टाइम टैलेंट का उपयोग कर उसे चकमा दिया और कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद्र साम्राज्य का नया रूप। कई घंटों बाद जब चांद ढलने वाला था, साम्राज्य का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। उनकी आभा इतनी शक्तिशाली और शीतल थी कि वे साक्षात चंद्रमा की देवी लग रही थीं। आर्यन उन्हें देखता रह गया। अद्भुत सुंदरता। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। साधना पूरी हुई और सारा प्रकाश उनके शरीर में समा गया। साम्राज्य ने खड़े होकर चारों ओर देखा। वहां सम्राट स्तर के जीवों सहित अनगिनत लाशें बिछी थीं। उन्होंने महसूस किया कि आर्यन ने एक भी जीव को उनके पास फटकने नहीं दिया था। साम्राज्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद वह जो मेरी भाग्यमणि ने चुना है वास्तव में मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 94, वापसी और मन की बात। चांदनी मून एम्प्रेस ने पहले ही जन्मजात चंद्र आत्मिक देह कंजेनिटल मून स्पिरिट बॉडी का निर्माण कर लिया था। यद्यपि उसने अभी तक तीसरी भौतिक सीमा को पार नहीं किया था, लेकिन अब उसे आकाश की ऊंचाइयों में रहने की आवश्यकता नहीं थी।
वह नीचे उतरकर धीरे धीरे अपनी साधना पूरी कर सकती थी। चलो नीचे चलते हैं, चांदनी ने कहा। ठीक है। आर्यन उसके पीछे पीछे नीचे आया और वे दोनों अपनी गुफा में लौट आए। अगले कुछ दिनों तक चांदनी तीसरी भौतिक सीमा को तोड़ने के प्रयास में जुट गई। अब उसे आर्यन के पहरे की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने भी इस समय का सदुपयोग किया और अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को विकसित करने वाले खजानों का उपयोग किया जिन्हें उसने अब तक बचाकर रखा था। तीसरे दिन चांदनी को सफलता मिली। उसने तीसरी भौतिक सीमा को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, जिससे उसकी शक्ति अब सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर के बराबर हो गई थी। बिछने का दर्द। आर्यन की योजना चांदनी के साथ तब तक साधना करने की थी जब तक कि वे सम्राट स्तर एम्परर ग्रेड तक न पहुंच जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन, सम्राट विक्रम का संदेश आया है। हिंसक जीवों के लोग बीस्ट वर्ल्ड में हालात बदल गए हैं। वे राक्षस पीछे हट गए हैं और वह काला नाग ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड भी गायब हो गया है। विक्रम जी वहां एक नया सुपर बेस बना रहे हैं, हम अब वापस जा सकते हैं, चांदनी ने बताया। आर्यन को खुशी तो हुई, पर एक निराशा भी थी। वह चांदनी से बिछना नहीं चाहता था। पिछले कुछ समय में उसे चांदनी के साथ रहने की आदत हो गई थी। वापस लौटने के बाद उनके बीच का सामाजिक अंतर फिर से खड़ा होने वाला था। चांदनी चंद्र देवी संप्रदाय की प्रमुख थी, जिसका रुतबा बहुत बड़ा था, और आर्यन, वह अभी भी संत स्तर सेंट ग्रेड पर था। झोंगहाई सुपर बेस में वह हर दिन चांदनी से नहीं मिल पाएगा। चांदनी के चेहरे पर भी वही उदासी थी। बहुत देर की खामोशी के बाद वह बोली, आर्यन, तुम भविष्य में कभी भी चंद्र देवी संप्रदाय आ सकते हो। तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। ये शब्द कहते वक्त चांदनी का गला भर आया। निश्चित रूप से, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आर्यन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि चांदनी के मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। झोंगहाई बेस में हलचल। अगले दिन दोनों स्पेस रिफ्ट के पास पहुंचे। वहां एक नया सुपर बेस बनाया जा रहा था। चांदनी की वापसी ने सबको बड़ी राहत दी, क्योंकि बहुत से लोग मान चुके थे कि वह मारी गई है। आर्यन पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जल्द ही वह चर्चा का विषय बन गया। चांदनी ने घोषणा की कि आर्यन चंद्र देवी संप्रदाय का सबसे खास मेहमान होगा और उसे संप्रदाय में कभी भी प्रवेश करने से कोई नहीं रोकेगा। ये खबर पूरे बेस में आग की तरह फैल गई। चंद्र देवी संप्रदाय में किसी भी मर्द का जाना सख्त मना था, और आर्यन को ये विशेष अधिकार मिलना सबके लिए चौंकाने वाला था। पुराने मित्रों से मिलन। झोंगहाई सुपर बेस पहुंचते ही आर्यन का मित्र आदित्य उससे मिलने आया। आर्यन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। इतने बड़े बड़े सम्राट मारे गए और तुम बच निकले। तुम्हारी अदृश्य शक्ति वाकई कमाल की है। आदित्य ने हैरानी जताते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारा चांदनी के साथ क्या चक्कर है? तुम्हें संप्रदाय में कभी भी आने की इजाजत मिल गई है। तुम पूरे शहर में इकलौते ऐसे मर्द हो। आर्यन ने मजाक में कहा, शायद चांदनी को मैं पसंद आ गया हूं। आदित्य ने आंखें घुमाईं। धत, तू मुझसे ज्यादा हैंडसम थोड़े ही है। पक्का तूने उसकी जान बचाई होगी, इसीलिए वो तुझ पर इतनी मेहरबान है। आर्यन बस मुस्कुरा कर रह गया। आदित्य ने फिर गंभीर होकर बताया कि इस युद्ध में मानवता को भारी नुकसान हुआ है। लगभग 40% सम्राट मारे गए हैं, जिनमें से 16 दिग्गज योद्धा थे। इस नुकसान की भरपाई करने में झोंगहाई बेस को कम से कम 10 साल लगेंगे। 36 में से 16 सम्राट मारे गए। आर्यन का गला सूख गया। यह नुकसान बहुत भारी था। साधारण योद्धाओं का मरना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सम्राट स्तर के योद्धा झोंगहाई सुपर बेस के स्तंभ थे। एक साथ 16 स्तंभों का गिरना मानवता की नींव हिला देने वाला था। आदित्य ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हाँ, अब सम्राटों की रैंकिंग फिर से करनी होगी, लेकिन नए आने वाले योद्धाओं में वो दम नहीं होगा जो पुराने दिग्गजों में था। आर्यन ने पूछा, राक्षस अचानक पीछे क्यों हट गए? क्या हुआ था? आदित्य ने बताया, सुना है कि राक्षसों के लोग बीस्ट वर्ल्ड में कोई दिव्य खजाना प्रकट हुआ है। वह काला नाग ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड और बाकी बड़े राक्षस उसी को झपट लेने के लिए चले गए हैं। फिलहाल हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर जांच करें। आन्या और रक्त की प्रगति। आदित्य से विदा लेकर आर्यन अपने संगठन हेवनली पवेलियन पहुंचा। उसकी छोटी बहन आन्या अब एक किंग लेवल की विशेषज्ञ बन चुकी थी। आर्यन ने राक्षसों के लोक से लाया हुआ ढेर सारा कीमती खून उसे सौंपा और घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसे रक्त लिटिल ब्लड मिला, जो अपनी गहरी नींद से जाग चुका था। हा, मालिक, मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। रक्त उत्साह से चिल्लाया। अच्छा, जरा देखें तो, आर्यन ने मजाक में कहा और अंतरिक्ष कारावास स्पेस इम्प्रिजनमेंट का इस्तेमाल किया। रक्त वहीं जम गया। मालिक, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? रक्त घबरा गया। तुम अभी किंग स्तर पर हो और तुम्हारा मालिक सम्राट स्तर के करीब है।
मेहनत करो वरना तुम पीछे रह जाओगे, आर्यन ने उसे चिढ़ाते हुए प्रोत्साहित किया। आर्यन ने जब रक्त की प्रतिभा जांची तो वह दंग रह गया। जल नाग मोती सोखने के बाद रक्त अब एक युद्ध रक्त स्वर्गीय ड्रैगन व ब्लड हेवनली ड्रैगन बन चुका था। उसके पास 10 महान प्रतिभाएं थीं, जिनमें शक्ति, रक्षा और रक्तपिपासा ब्लडथर्स्टी अब परम सूडो प्रोफाउंड स्तर पर पहुंच चुकी थीं। भविष्य में वह उन बड़े अधिपतियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बनने वाला था। चंद्र देवी संप्रदाय में खलबली। आर्यन ने फैसला किया कि वह सम्राट बनने से पहले कुछ और परम प्रोफाउंड मीनिंग प्रतिभाएं हासिल करने के लिए फिर से राक्षसों के लोक जाएगा। लेकिन जाने से पहले वह चांदनी मून एम्प्रेस को सूचित करना चाहता था। जब वह संप्रदाय के द्वार पर पहुंचा तो 2 महिला शिष्याओं ने उसे रोका। ये चंद्र देवी संप्रदाय है, यहाँ पुरुषों का आना मना है। मेरा नाम आर्यन है और मैं चांदनी से मिलने आया हूँ। आर्यन। वे दोनों चौंक गईं। उन्होंने आर्यन की तस्वीर देखी थी। चांदनी के आदेश के कारण उन्होंने उसे रास्ता दे दिया। रास्ते में संप्रदाय की हजारों महिला शिष्याएं आर्यन को अचंभे से देख रही थीं। दूर एक ऊंचे स्थान से शीतल सेंटेस भी उसे देख रही थी। आर्यन, ये वही है, शीतल बुदबुदाए। उसे याद आया कि कैसे कुछ समय पहले आर्यन उसके बराबर था और उसने शीतल का एक मिशन पूरा किया था। आज वही आर्यन जोंगहाई बेस का सबसे शक्तिशाली युवा बन चुका था और उसकी गुरु चांदनी के इतने करीब था कि संप्रदाय के नियम उसके लिए तोड़ दिए गए। गुरु माँ इस लड़के पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? शीतल की दासी ने पूछा। कोई नहीं जानता, शायद वही अफवाह सच है कि आर्यन ने गुरु माँ की जान बचाई थी, शीतल ने कहा, पर उसके मन में भी एक अनजाना सा सवाल था। क्या सिर्फ जान बचाने के लिए कोई अपने संप्रदाय के दशकों पुराने नियम तोड़ सकता है? अध्याय 95 राक्षसों के 12 अधिपति। चंद्र देवी संप्रदाय के मुख्य महल चंद्र महल में चांदनी मून एम्प्रेस आमतौर पर अकेली रहती थी। यहाँ तक कि उसकी शिष्याओं को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज आर्यन ने वहां प्रवेश किया। अंदर आर्यन और चांदनी एक साथ बैठे थे। आर्यन, तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। चांदनी के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। पिछले कुछ दिनों से वह संप्रदाय के कामों और बाहरी दुनिया के राजनीतिक दबावों से बहुत थक गई थी। आर्यन को देखते ही उसकी सारी थकान मिट गई। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, चांदनी, आर्यन मुस्कुराया। मुझे चांदनी मत कहो, क्या तुम मुझे मून कह सकते हो? चांदनी ने अपनी साड़ी का कोना सहलाते हुए शर्माते हुए कहा। ठीक है, अब से मैं तुम्हें मून ही कहूंगा, आर्यन ने धीरे से कहा। दोनों ने घंटों बातें की, साधना, भविष्य और पुरानी यादों के बारे में। फिर आर्यन ने अपने आने का असली मकसद बताया। मून, मैं एक बार फिर राक्षसों के लोक बीस्ट वर्ल्ड जाना चाहता हूं और कुछ समय वहीं रुकूंगा। आर्यन, वहां बहुत खतरा है। चांदनी चिंतित हो गई। चिंता मत करो, मेरे पास अदृश्य शक्ति और जान बचाने के कई तरीके हैं। जैसे ही मैं सम्राट स्तर एम्परर लेवल पर पहुंचूंगा, लौट आऊंगा, तब मैं सच में तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। चांदनी ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। राक्षसों के लोक में शिकार। अगले दिन आर्यन जोंगहाई बेस से निकलकर राक्षसों के लोक में पहुंच गया। उसने अपनी अदृश्य शक्ति सक्रिय की और परम प्रोफाउंड मीनिंग स्तर की प्रतिभाओं की तलाश शुरू की। अग्नि पक्षी फायर फीनिक्स बर्ड। आर्यन को एक सम्राट स्तर का पक्षी मिला जिसके पास परम अग्नि क्षेत्र प्रोफाउंड फायर डोमेन प्रतिभा थी। आर्यन ने इसे कॉपी किया और पक्षी को मार गिराया। तूफान राक्षस 3 दिन बाद उसे ये जीव मिला जिसके पास परम चक्रवात प्रोफाउंड स्टॉर्म प्रतिभा थी। आर्यन ने इसे भी कॉपी कर लिया। अगले 5 महीनों तक आर्यन का यही सिलसिला रहा। वह 2 प्रतिभाएं कॉपी करता और फिर 15 दिन तक गुफा में छिपकर साधना करता। 5 महीने बाद की स्थिति। 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन की साधना अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसने अपने मस्तिष्क के 90% हिस्से को विकसित कर लिया था। अब उसके पास 9 परम स्तर की प्रतिभाएं थीं। शक्ति परम प्रोफाउंड, रक्षा परम प्रोफाउंड, अतिगति दिव्य डिवाइन ग्रेड, जल कवच परम प्रोफाउंड, अग्नि क्षेत्र परम प्रोफाउंड, पृथ्वी शूल परम प्रोफाउंड, बेल प्रतिभा वाइन परम प्रोफाउंड, चक्रवात स्टॉर्म परम प्रोफाउंड, चंद्र शक्ति परम प्रोफाउंड। आर्यन अब एक बड़े धर्मसंकट में था। वह जल और अग्नि की प्रतिभाओं को मिलाकर एक दिव्य प्रतिभा बना सकता था। लेकिन अगर उसने पृथ्वी अग्नि जल वायु के साथ धातु गोल्ड की परम प्रतिभा भी ढूंढ ली तो वह पंचतत्व दिव्य प्रतिभा 5 एलिमेंट्स डिवाइन ग्रेड बना सकता था, जो कहीं अधिक शक्तिशाली होती। मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे धातु की परम प्रतिभा ढूंढनी ही होगी, आर्यन ने फैसला किया। तभी
10 दिनों की खोज के बाद उसे एक अजीब जीव मिला, दुर्स्वप्न राक्षस, नाइटमेयर बीस्ट। इस जीव के पास सम्मोहन, हिप्नोसिस और छद्म मृत्यु, फेन डेथ जैसी दुर्लभ प्रतिभाएं थीं। हालांकि यह सम्राट स्तर का नहीं था, पर इसकी शक्तियां बहुत खतरनाक थीं। आर्यन ने बिना देर किए इन दोनों को कॉपी किया और उस राक्षस का सिर काट दिया ताकि वह भविष्य में किसी इंसान को सम्मोहित न कर सके। आर्यन ने एक एक करके सम्मोहन, हिप्नोसिस और छद्म मृत्यु, फेन डेथ प्रतिभाओं को अपने भीतर समाहित कर लिया। छद्म मृत्यु प्रतिभा विशेष परिस्थितियों में बहुत काम की थी, जिससे आर्यन अपनी जीवन ऊर्जा को शून्य कर सकता था, बिल्कुल एक शव की तरह। कोई भी सम्राट ये पहचान नहीं पाता कि वह जीवित है या मृत। हालांकि आर्यन के लिए सम्मोहन प्रतिभा सबसे अधिक मूल्यवान थी। वह इसका उपयोग राक्षसों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कर सकता था, जैसे कि परम धातु, प्रोफाउंड गोल्ड प्रतिभा वाले राक्षस कहाँ मिलेंगे। उसने एक संत स्तर के ज़ेब्रा राक्षस को सम्मोहित किया, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। मुझे किसी सम्राट स्तर के राक्षस को सम्मोहित करना होगा, आर्यन ने योजना बनाई। दिव्य ड्रैगन फल का रहस्य। जल्द ही उसे एक साधारण सम्राट स्तर का राक्षस मिला। आर्यन ने पहले आत्मा वेद सोल पियर्स से उसकी चेतना को घायल किया और फिर सम्मोहन का उपयोग किया। परम धातु प्रतिभा वाला राक्षस कहाँ है? आर्यन ने पूछा। लौह वृषभ सम्राट आयन ऑक्स ग्रेट एम्परर के पास धातु की परम प्रतिभा है, उस राक्षस ने जानकारी दी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। वह कहाँ है? वह दिव्य ड्रैगन फल सेक्रेड ड्रैगन फ्रूट हासिल करने की होड़ में शामिल होने गया है। आर्यन ने जब विस्तार से पूछा तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। दिव्य ड्रैगन फल एक ऐसा फल है जो 9000 साल में पकता है। इसे खाने से किसी भी सम्राट स्तर के राक्षस की चंद्र किरण, रेडियंट मून, रक्त प्रतिभा सीधे भोर सूर्य, डॉन सन स्तर पर पहुंच जाती है। एक बार में केवल 9 फल पकते हैं। इसका मतलब था कि 9 अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों का जन्म होने वाला था। आर्यन समझ गया कि कृष्णनाग और बाकी राक्षस युद्ध छोड़कर क्यों भागे थे। वे इस फल को पाना चाहते थे। राक्षसों के 12 अधिपति, द 12 ओवरलॉर्ड्स। आर्यन को पता चला कि इस फल को पाने के असली दावेदार राक्षसों के 12 अधिपति, 12 ओवरलॉर्ड बीस्ट्स हैं। ये अधिपति 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन्होंने अपनी रक्त प्रतिभा को 10 से अधिक बार रूपांतरित ट्रांसफॉर्म किया है। कृष्णनाग, ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड, इन्हीं 12 अधिपतियों में से एक है। वह वास्तव में एक ड्रैगन नहीं, बल्कि एक व्याल है जिसमें केवल 1/3 ड्रैगन का अंश है। फिर भी वह इतना शक्तिशाली है कि दर्जनों सम्राटों को अकेले मार सकता है। आर्यन ने हिसाब लगाया, रक्त रूपांतरण वैसा ही है जैसे इंसानों का, भौतिक सीमा, फिजिकल लिमिट तोड़ना। कृष्णनाग ने 10 से अधिक बार अपनी सीमाएं तोड़ी हैं, इसीलिए वह सम्राट विक्रम और अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आर्यन का धर्म संकट। आर्यन को अब दिव्य ड्रैगन वृक्ष का अनुमानित स्थान पता था, लेकिन वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था। वहां 12 अधिपति और सैकड़ों सम्राट राक्षस जमा होने वाले थे। उसकी अदृश्य शक्ति शायद इतने सारे शक्तिशाली जीवों के सामने काम न करे। फल पकने में अभी 5 महीने का समय बाकी था। अगर मैं वो फल हासिल कर लूं तो न केवल मैं अपनी धातु की परम प्रतिभा पा लूंगा, बल्कि आन्या और चांदनी की प्रतिभा को भी अमर बना दूंगा, आर्यन ने सोचा। लेकिन इतने सारे राक्षसों के बीच से फल चुराना असंभव था। काफी सोच विचार के बाद आर्यन के दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आई। अध्याय 96, ज्वालामुखी में शरीर शोधन, सम्राट स्तर पर प्रवेश। सबसे पहले सम्राट स्तर एम्परर लेवल पर पहुंचना होगा, फिर अपनी छद्म प्रतिभा डिस्गाइज टैलेंट का उपयोग कर खुद को एक सम्राट राक्षस के रूप में ढालना होगा। इसके बाद अदृश्य शक्ति के साथ दिव्य ड्रैगन वृक्ष के क्षेत्र में घुसना आसान होगा। अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो वे मुझे बस एक सम्राट राक्षस समझेंगे, इंसान नहीं। आर्यन को ये योजना सटीक लगी, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए उसका सम्राट बनना जरूरी था, क्योंकि एक संत स्तर का राक्षस उस प्रतिबंधित क्षेत्र में कदम रखते ही मार दिया जाता। 5 महीने और सम्राट स्तर। आर्यन के लिए यह मुश्किल नहीं था। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी खजाना ढूंढने वाली प्रतिभा ट्रेजर सीकिंग टैलेंट से कई ऐसी जड़ी बूटियां जमा की थीं जो मस्तिष्क के गहरे हिस्सों को खोलने में मदद करती थीं। 4 महीने की कठिन साधना। आर्यन साधना में जुट गया। उसने समय त्वरण टाइम एक्सेलरेशन का उपयोग कर अपनी गति 3 गुना बढ़ा दी। पहला महीना मस्तिष्क का 93% हिस्सा विकसित हुआ। दूसरा महीना एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली जिससे विकास 97% तक पहुंचा। तीसरा महीना विकास धीमा हुआ और 99% पर आकर रुक गया। चौथा महीना पूरे 1 महीने की मशक्कत के बाद आर्यन ने अपने मस्तिष्क को 100% विकसित कर लिया। अब आर्यन संत स्तर की चरम सीमा पर था।
उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसे भविष्य का पूर्वाभास होने लगा था। यहाँ तक कि अगर कोई दूर बैठा उसका नाम भी लेता तो उसे महसूस हो जाता। अग्निनाग पर्वत की यात्रा। सम्राट बनने के लिए शरीर की सीमाओं को तोड़ना जरूरी था। चांदनी ने उसे बताया था कि इसके लिए तत्वों एलिमेंट्स की ऊर्जा का उपयोग करना सबसे तेज तरीका है। आर्यन ने एक उपयुक्त स्थान खोजा, अग्निनाग पर्वत, फायर ड्रैगन माउंटेन। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी था। वहाँ एक अग्निवर्गी सम्राट राक्षस का कब्जा था। आर्यन ने अपने नक्षत्र प्रहार स्टाफॉल स्लैश से उसे एक ही वार में ढेर कर दिया और ज्वालामुखी के मुहाने में प्रवेश किया। अग्नि से कंचन काया। आर्यन ने अपने कपड़े उतारे और सीधे खौलते हुए लावे मैग्मा के भीतर उतर गया। एक साधारण योद्धा के लिए यह मौत होती, लेकिन संत स्तर की चरम सीमा पर खड़े आर्यन के लिए यह एक गर्म पानी के झरने जैसा था। अवशोषण। आर्यन ने अपनी परम अग्नि क्षेत्र प्रोफाउंड फायर डोमेन प्रतिभा को सक्रिय किया। ज्वालामुखी की सारी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। उसका शरीर आग की लपटों से घिर गया, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा भट्टी में तपकर शुद्ध हो रहा हो। चूंकि उसके पास परम स्तर की अग्नि प्रतिभा थी, इसलिए उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, बस एक सुखद गर्माहट महसूस हो रही थी। प्रथम भौतिक सीमा का अंत। 10 दिनों तक लगातार तपने के बाद आर्यन का शरीर अपनी पहली भौतिक सीमा तक पहुंच गया। एक साधारण नक्षत्र श्रेणी मॉर्निंग स्टार की प्रतिभा वाले योद्धा के लिए इस सीमा को तोड़ना लगभग असंभव होता है, लेकिन आर्यन की साधना प्रतिभा अब भोर सूर्य डॉन सन स्तर की थी। टूट जाओ, आर्यन मन ही मन चिल्लाया। अदृश्य जंजीरें एक झटके में टूट गईं। शारीरिक शक्ति 10 गुना बकस और ड्रैगन शक्ति हो गई। आयु अब वह 3000 वर्षों तक जीवित रह सकता था। स्तर वह आधिकारिक रूप से सम्राट स्तर एम्परर लेवल का योद्धा बन गया। अब आर्यन तैयार था। उसके पास 1 महीना बचा था और उसका अगला लक्ष्य था दिव्य ड्रैगन फल को हासिल करना और लौह वृषभ सम्राट से परम धातु प्रतिभा छीनना। सम्राट स्तर एम्परर लेवल पर पहुंचते ही आर्यन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अब उसकी शारीरिक शक्ति 100 ड्रैगन शक्ति थी, जिसे वह अपनी विभिन्न प्रतिभाओं और नक्षत्र प्रहार स्टाफॉल स्लैश के मेल से 6 लाख ड्रैगन शक्ति के प्रहार में बदल सकता था। अब वह जोंगहाई सुपर बेस के शीर्ष योद्धाओं के बेहद करीब पहुंच गया था। अब दिव्य ड्रैगन वृक्ष की ओर बनने का समय है, आर्यन ने गंभीरता से कहा। उसने तुरंत अपनी छद्म प्रतिभा डिस्गाइज टैलेंट सक्रिय की और खुद को एक मायावी पाताल राक्षस नेदर इल्यूजन बीस्ट के रूप में बदल लिया। ये रूप लगभग दोषरहित था। फिर वह अदृश्य होकर उस विशाल पर्वत की ओर उड़ा जहां वह दिव्य वृक्ष स्थित था। दिव्य ड्रैगन वृक्ष का दृश्य। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही आर्यन को एक विशाल वृक्ष दिखा जिसका तना ड्रैगन की खाल जैसा और शाखाएं ड्रैगन की नसों जैसी थीं। उस पर इंसानी चेहरे के आकार के 9 दिव्य ड्रैगन फल लटके थे, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैली थी। वहां सैकड़ों सम्राट स्तर के राक्षस जमे हुए थे। आर्यन अभी अदृश्य ही था कि अचानक एक कड़क आवाज गूंजी। कौन सा राक्षस यहाँ छिपकर फल चुराने की कोशिश कर रहा है? तभी एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज आर्यन की ओर आया। हालांकि आर्यन घायल नहीं हुआ, लेकिन उस प्रकाश ने उसकी उपस्थिति को उजागर कर दिया। आर्यन समझ गया कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। उसने अपनी अदृश्यता हटा दी और अपने मायावी पाताल राक्षस वाले रूप में सबके सामने आ गया। 12 अधिपतियों की उपस्थिति। मायावी पाताल राक्षस। मैंने सोचा था ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, एक विशालकाय कछुआ महाराज टॉर्टस लॉर्ड ने कहा। वह 12 अधिपतियों में से एक था और 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना था। राक्षसों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। इसकी आभा तो अभी अभी सम्राट बनी हुई लग रही है। क्या ये फल चुराने की हिम्मत करेगा? आर्यन ने उस राक्षस को देखा जिसने उसे पकड़ा था। वह एक दृष्टि दानव ड्रैगन आई क्रिस्टल बीस्ट था, जिसके माथे पर एक ही विशाल आंख थी। ऐ नौसिखिए राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत! यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। दृष्टि दानव ने अपनी पूंछ से आर्यन पर जानलेवा हमला किया। आर्यन की पहली भिड़ंत। दृष्टि दानव की शक्ति जोंगहाई बेस के 36 सम्राटों के बराबर थी। आर्यन ने अपनी दिव्य अतिगति डिवाइन ग्रेड एक्सट्रीम स्पीड का उपयोग किया और पलक झपकते ही हमले से बच गया। उसने अपनी पैनी नजरों से दृष्टि दानव की प्रतिभा जांची। प्रकार दृष्टि दानव ड्रैगन आई क्रिस्टल बीस्ट। प्रतिभा परम स्फटिक प्रोफाउंड क्रिस्टल परम शक्ति अंतर्दृष्टि इनसाइट। आर्यन ने मन ही मन सोचा, तेरी गति और रक्षा कमजोर है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? उसने अपनी अतिगति का उपयोग कर सीधे दृष्टि दानव के पास पहुंचकर अपने पंजों से प्रहार किया। आर्यन के पंजों ने दृष्टि दानव की सख्त खाल को चीर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। क्रोधित होकर दृष्टि दानव ने अपनी स्फटिक प्रतिभा से पूरे इलाके को जमानी शुरू कर दी। तभी एक शांत लेकिन भारी आवाज आई, रुक जाओ दृष्टि दानव,
इसके पास फल की होड़ में शामिल होने का अधिकार है। ये कछुआ महाराज थे। 12 अधिपतियों की आज्ञा टालने की हिम्मत किसी साधारण सम्राट में नहीं थी। दृष्टि दानव पैर पटकता हुआ पीछे हट गया। कछुआ महाराज की चेतावनी। धन्यवाद कछुआ महाराज, आर्यन ने राक्षस की भाषा में कहा। कछुआ महाराज ने संतोष से सिर हिलाया लेकिन चेतावनी दी, छोटे बच्चे, तुम सिर्फ तमाशा देखो तो बेहतर है। यह फल हासिल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रें उन 9 फलों पर टिकी थीं। उसे बस सही मौके का इंतजार था। अध्याय 97 पंचतत्व रूपांतरण प्रतिभा। 9 दिव्य ड्रैगन फल 12 अधिपतियों के बीच बंटने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। यदि कोई अन्य सम्राट उन्हें छीनने की कोशिश करता तो उसे 12 अधिपतियों के सामूहिक कोप का सामना करना पड़ता। हालांकि आर्यन का असली लक्ष्य वह फल नहीं, बल्कि परम धातु प्रोफाउंड गोल्ड प्रतिभा थी। 2 नई शक्तियों की नकल। जल्द ही आर्यन को लौह वृषभ आयन ऑक्स आर्मर्ड बीस्ट नामक एक राक्षस मिला। प्रतिभा परम लौह कवच प्रोफाउंड आयन आर्मर। आर्यन को ये प्रतिभा तुरंत पसंद आ गई। ये एक धातु आधारित रक्षात्मक प्रतिभा थी जो उसकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकती थी। इसके बाद उसने दृष्टि दानव ड्रैगन आई क्रिस्टल बीस्ट की अंतर्दृष्टि आंख इनसाइट आई प्रतिभा को भी कॉपी कर लिया। ये वही शक्ति थी जिसने आर्यन की अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया था। 2 प्रतिभाएं कॉपी करने के बाद आर्यन वहां से चुपचाप निकल गया। बाकी राक्षसों को लगा कि पके जाने के डर से वह हार मानकर भाग गया है, लेकिन एक राक्षस उसके पीछे लग गया। वह था दृष्टि दानव। शिकारी बना शिकार। धूर्त पाताल राक्षस, तूने मुझे घायल किया था, अब मैं तुझे खाऊंगा। दृष्टि दानव मन ही मन बुदबुदाया। उसे लगा कि अपनी विशेष आंख के कारण वह आर्यन को कहीं भी ढूंढ लेगा। आर्यन ने महसूस किया कि दृष्टि दानव उसका पीछा कर रहा है, पर वह मुस्कुराया। दिव्य वृक्ष के पास वह अपनी असली शक्ति नहीं दिखा सकता था, लेकिन यहाँ जंगल में वह आज़ाद था। एक सुनसान जंगल में पहुंचकर आर्यन रुका। दृष्टि दानव उसके सामने आया और हमला करने ही वाला था कि आर्यन का रूप बदल गया। वह राक्षस से वापस इंसान बन गया और उसके हाथ में आकाश चीर मॉर्निंग स्टार ब्लेड तलवार चमक रही थी। इंसान। दृष्टि दानव हक्का बक्का रह गया। आर्यन ने तुरंत अंतरिक्ष कारावास स्पेस इम्प्रिजनमेंट का उपयोग किया। सम्राट बनने के बाद उसकी अंतरिक्ष शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं कि दृष्टि दानव हिल भी नहीं पा रहा था। फिर आर्यन ने आत्मा वेद सोल पियर्स से उसकी आत्मा को आधा नष्ट कर दिया। पंचतत्व दिव्य प्रतिभा का जन्म। आर्यन ने दृष्टि दानव को अधमरा छोड़ दिया और एक सुरक्षित गुफा में जाकर अपनी नई प्रतिभाओं को जोड़ने लगा। उसने सबसे पहले अंतर्दृष्टि आंख और लौह कवच को अपने भीतर समाहित किया। इसके बाद उसने वह बड़ा कदम उठाया जिसका उसे इंतजार था। उसने अपनी 5 परम प्रतिभाओं को आपस में मिलाने फ्यूजन का निर्णय लिया। परम अग्नि क्षेत्र प्रोफाउंड फायर डोमेन, परम जल कवच प्रोफाउंड वाटर शील्ड, परम बेल प्रतिभा प्रोफाउंड वाइन, परम पृथ्वी शूल प्रोफाउंड अर्थ थॉर्न, परम लौह कवच प्रोफाउंड आयन आर्मर। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत और पसीने से तरबतर होने के बाद आर्यन के भीतर एक नई दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। पंचतत्व रूपांतरण प्रतिभा 5 एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट दिव्य श्रेणी डिवाइन ग्रेड। ये प्रतिभा अद्भुत थी। ये पिछली 5 प्रतिभाओं के प्रभावों को न केवल दोहरा सकती थी, बल्कि उनके प्रभाव को 100 गुना के बजाय सीधे 500 गुना बढ़ा सकती थी। अब आर्यन की शक्ति एक नए आयाम पर पहुंच गई थी। गुफा के भीतर आर्यन ने देखा कि दृष्टि दानव ड्रैगन आई क्रिस्टल बीस्ट अब मरने ही वाला है। उसने तुरंत अपनी उच्च स्तरीय आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर प्रतिभा को सक्रिय किया। आत्मा स्थानांतरण शुरू। आर्यन की आत्मा एक प्रकाश पुंज बनकर दृष्टि दानव के शरीर में समा गई। उसने राक्षस की बची कुची चेतना को मिटा दिया और उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। 1 महीना काफी है। दृष्टि दानव के शरीर से आर्यन की आवाज निकली। भले ही इस शरीर में उसकी मुख्य प्रतिभाएं थोड़ी कमजोर परम स्तर हो गई थीं, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अभी भी 36 सम्राटों के स्तर की थी। आर्यन को पता था कि 12 अधिपतियों में से किसी के पास भी आत्मा प्रतिभा नहीं है, इसलिए वे उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते थे। वह बेखौफ होकर इस होड़ में शामिल हो सकता था। उसका उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन आन्या और अपनी प्रेमिका चांदनी के लिए भी था। वह उनके लिए दिव्य ड्रैगन फल हासिल करना चाहता था ताकि उनकी साधना प्रतिभा भी भोर सूर्य स्तर पर पहुंच सके। वापसी और राक्षसों का जमावड़ा। आर्यन ने अपने असली शरीर को सुरक्षित रूप से एक गुप्त फॉर्मेशन में छिपा दिया और दृष्टि दानव के रूप में वापस दिव्य ड्रैगन वृक्ष की ओर उड़ चला। वहां पहुंचते ही अन्य राक्षसों ने उसे देखा। एक सम्राट राक्षस ने पूछा, दृष्टि दानव, क्या तूने उस पाताल राक्षस को मार दिया? आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, अगर उसकी गति थोड़ी कम होती तो आज वो मेरा भोजन होता।
बाकी राक्षस हंसने लगे, उन्हें लगा कि दृष्टि दानव नाकाम होकर लौटा है। फल पकने का दिन। जैसे जैसे दिन बीते, दिव्य फलों की सुगंध और तीव्र हो गई। अंततः वह दिन आ ही गया। 9 फलों पर ड्रैगन की परछाइयां उभरने लगी और पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से नहा गया। 9 ड्रैगनों की दहाड़ गूंजी और फल पूरी तरह पक गए। अचानक दिव्य वृक्ष से एक भारी दबाव सप्रेशन निकलने लगा। कमजोर सम्राट राक्षस तड़पने लगे और 12 अधिपतियों की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई। युद्ध शुरू हो गया है। आर्यन ने देखा अधिपतियों का महासंग्राम। 12 अधिपति एक दूसरे पर टूट पड़े। कृष्णनाग ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड ने अपनी विशाल पूंछ से कछुआ महाराज आए पर वार किया और हंसते हुए बोला, कछुआ महाराज, आप 10,000 साल के हो चुके हैं। अब यह फल हम जैसे युवाओं के लिए छोड़ दें। कछुआ महाराज ने शांत भाव से वार सहा और बोले, तुम तो अभी 1000 साल के बच्चे हो। तुम्हारा ये वार मुझे खुजली तक नहीं कर सका। इसी बीच 12 अधिपतियों में से सबसे शक्तिशाली स्वर्ण श्रृंग सम्राट गोल्डन हॉर्न सिल्वर एम्परर ने एक जोरदार झपट्टा मारा, एक फल छीना और दहाड़ते हुए बोला, मैं केवल एक फल लूंगा। उसकी ताकत इतनी थी कि किसी भी अन्य अधिपति ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह फल लेकर वहां से निकल गया। अब केवल 8 फल बचे हैं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि 12 अधिपतियों ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। यदि वह इस समय अदृश्य शक्ति का उपयोग कर फल चुराने की कोशिश करता तो बच नहीं पाता। 11 अधिपति भले ही उसे देख न सकें, लेकिन उनके सामूहिक हमलों एरिया ऑफ इफेक्ट से बचना नामुमकिन था। उसने धैर्य रखा। जैसे ही 8 फलों के लिए 11 अधिपतियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ, आर्यन को अपना मौका मिल गया। वे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे और उनके ध्यान भटकते ही आर्यन हरकत में आया। बिजली जैसी फुर्ती। आर्यन अदृश्य होकर दिव्य वृक्ष की ओर बढ़ा। लड़ाई के कारण उठने वाली ऊर्जा की लहरें इतनी तीव्र थीं कि आर्यन के हिलने डुलने से पैदा होने वाली हलचल किसी को महसूस नहीं हुई। आर्यन का लक्ष्य एक नहीं बल्कि 2 फल थे। दृष्टि दानव के शरीर में पंजे नहीं थे, इसलिए आर्यन ने समय बचाने के लिए अपनी अंतरिक्ष ब्लेड स्पेस ब्लेड का उपयोग किया। प्रहार। एक ही झटके में 2 फल कटकर नीचे गिरे। हमला करते ही आर्यन की अदृश्यता खत्म हो गई और वह सबके सामने आ गया। उसने पलक झपकते ही दोनों गिरते हुए फलों को निगल लिया और अपने शरीर के भीतर सुरक्षित कर लिया। दृष्टि दानव, तेरी यह जुर्रत। अधिपतियों की दहाड़ से आसमान कांप उठा। अधिपतियों का कोप। अधिपति इस बात से आग बबूला थे कि एक मामूली सम्राट राक्षस उनकी नाक के नीचे से 2 फल ले उड़ा। कृष्णनाग, कछुआ महाराज और काला शार्दुल ब्लैक टाइगर ओवरलॉर्ड ने तुरंत उसका पीछा किया। बाकी 8 अधिपति पीछे ही रुक गए क्योंकि वे वृक्ष पर बचे हुए 6 फलों को नहीं छोड़ना चाहते थे। केवल 3 अधिपति। आर्यन ने गणना की। उसने पागलों की तरह टेलीपोर्टेशन करना शुरू किया। एक शक्तिशाली प्रहार उसकी पीठ पर लगा जिससे उसके राक्षस शरीर का आधा हिस्सा झुलस गया, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। आर्यन का मास्टर प्लान। जब तीनों अधिपति उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए, तब आर्यन ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने खुद को एक साधारण शल्की राक्षस पैंगोलिन के रूप में बदल लिया और अपनी छद्म मृत्यु फेन डेथ प्रतिभा सक्रिय कर दी। वह जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे युद्ध की चपेट में आकर मर गया हो। तीनों अधिपतियों ने वहां पहुंचकर अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे इलाके को छान मारा। उन्हें लगा कि दृष्टि दानव अदृश्य होकर भाग गया है। उन्होंने गुस्से में उस पूरे इलाके पर अंधाधुंध हमले किए। आर्यन ने अपनी पंचतत्व लौह कवच और वज्र अस्थि वज्र बोन प्रतिभाओं के दम पर उन हमलों को झेल लिया। धिक्कार है, वह यहां से टेलीपोर्ट कर गया होगा, चलो उसका पीछा करें। कृष्णनाग दहाड़ा। तीनों अधिपति तेजी से दूसरी दिशा में निकल गए। एक सुरक्षित दूरी। आर्यन जानता था कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता। अधिपति जल्दी ही समझ जाएंगे कि वह असली दृष्टि दानव नहीं था। वे उन मायावी पाताल राक्षसों के बारे में सोचेंगे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। वे वापस आकर इन लाशों की जांच जरूर करेंगे। बिना एक पल गंवाए आर्यन अपनी अदृश्य शक्ति के साथ दूसरी दिशा में ओझल हो गया। उसके पास अब 2 दिव्य ड्रैगन फल थे, एक उसकी बहन आन्या के लिए और एक उसकी प्रेमिका चांदनी के लिए। अध्याय 98 मेरी स्त्री। बहुत समय बीत जाने के बाद आर्यन काफी दूर निकल आया था। राक्षसों का लोक बीस्ट वर्ल्ड इतना विशाल था कि वे अधिपति उसे ढूंढ ही नहीं सकते थे। वह सफल रहा था। 2 दिव्य ड्रैगन फल अब उसके थे। दूसरी ओर दिव्य वृक्ष पर बचे हुए 6 फलों को बाकी अधिपतियों ने आपस में छीन लिया और तुरंत वहां से भाग गए। कछुआ महाराज, कृष्णनाग और काला शार्दुल खाली हाथ लौटे। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वे जिसे दृष्टि दानव समझ रहे थे वह एक ढोंगी था। दृष्टि दानव के पास अदृश्य होने या अंतरिक्ष की शक्तियां कभी नहीं थीं।
वह निश्चित रूप से वही मायावी पाताल राक्षस था जिसने रूप बदला था। कृष्ण नाग क्रोध से दहाड़ा। वे वापस उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने शल्की राक्षस पैंगोलिन की लाश देखी थी। लाश गायब है, इसका मतलब उस राक्षस ने मरने का नाटक किया और हमें मूर्ख बनाया। कछुआ महाराज ने हैरान होकर कहा। आर्यन की अगली साधना। आर्यन अपनी सुरक्षित गुफा में लौट आया। उसने दृष्टि दानव के जर्जर शरीर को त्याग दिया और अपनी आत्मा को अपने असली शरीर में वापस ले आया। दोनों दिव्य फलों को उसने अपने व्यक्तिगत स्थान पर्सनल स्पेस में सुरक्षित रख लिया। आर्यन अभी जोंगहाई सुपर बेस वापस नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि उसकी वर्तमान शक्ति सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर के बराबर तो है, लेकिन कृष्ण नाग जैसे अधिपतियों के सामने वह अभी भी बहुत कमजोर है। अपनी बहन आन्या और अपनी प्रेमिका चांदनी मून एम्प्रेस की रक्षा के लिए उसे और शक्तिशाली बनना था। उसने तय किया कि वह कम से कम 2 या 3 भौतिक सीमाएं फिजिकल लिमिट्स तोड़ने के बाद ही वापस लौटेगा। अग्नि और वायु से शोधन। आर्यन फिर से अग्निनाग पर्वत फायर ड्रैगन माउंटेन पहुंचा। चांदनी ने उसे बताया था कि रक्त किरण रेडियंट मून प्रतिभा वाले योद्धा को दूसरी सीमा तोड़ने में 10 साल लगते हैं, लेकिन आर्यन के पास भोर सूर्य प्रतिभा और समय त्वरण की शक्ति थी। उसका गणित भोर सूर्य प्रतिभा से गति 5 गुना तेज और समय त्वरण से 3 गुना तेज, यानी जो काम दूसरों के लिए 10 साल का था, आर्यन उसे मात्र 8 महीनों में कर सकता था। उसने ज्वालामुखी के लावे में दिन रात तपस्या की। 6 महीने बाद एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पर्वत में कंपन हुआ। आर्यन ने सफलतापूर्वक दूसरी भौतिक सीमा तोड़ दी थी। शक्ति। अब उसकी शारीरिक शक्ति बका 200 ड्रैगन शक्ति हो गई थी। अब सम्राट विक्रम भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। बवंडर घाटी की ओर आर्यन ने महसूस किया कि अब अग्नि की ऊर्जा उसके शरीर पर उतना प्रभाव नहीं डाल रही थी। शोधन की गति बनाए रखने के लिए उसे दूसरे तत्व की ऊर्जा चाहिए थी। उसने कुछ राक्षसों को सम्मोहित किया और एक नई जगह के बारे में जाना, बवंडर घाटी हरिकेन क्लिफ। यहाँ साल भर इतने शक्तिशाली तूफान चलते थे कि बड़े बड़े राक्षसों के परखच्चे उड़ जाएं। लेकिन आर्यन के पास परम चक्रवात प्रोफाउंड स्टॉर्म प्रतिभा थी। उसके लिए ये जगह अपनी शरीर की तीसरी सीमा तोड़ने के लिए सबसे उत्तम थी। आर्यन बवंडर घाटी हरिकेन क्लिफ पहुंचा और वहां रहने वाले वायु तत्व के सम्राट राक्षसों का सफाया कर उस पूरे इलाके को अपना बना लिया। वहां की हवाएं इतनी तेज थीं कि किसी भी साधारण योद्धा के चित्ते उड़ा दें, लेकिन आर्यन के लिए यह उसकी तीसरी भौतिक सीमा तोड़ने की सबसे अच्छी जगह थी। उसने वहां 8 महीने तक कठोर साधना की। परम चक्रवात प्रतिभा की मदद से वायु की ऊर्जा ने उसके शरीर को फौलाद बना दिया। अंततः उसने तीसरी भौतिक सीमा भी तोड़ दी। शक्ति। अब उसकी शारीरिक शक्ति 300 ड्रैगन शक्ति हो गई थी। निर्णय। अब वापस जाने का समय है। चांदनी को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। सुपर बेस पर संकट। दूसरी ओर मनुष्यों ने राक्षसों के लोक में अपना नया सुपर बेस तैयार कर लिया था। चांदनी मून एम्प्रेस अक्सर बेस की छत पर खड़ी होकर क्षितिज की ओर देखती रहती। 1.5 साल बीत चुका था, पर आर्यन का कोई पता नहीं था। अचानक उसकी नजरें जम गईं। दूर से एक काली लकीर तेजी से बढ़ रही थी। हजारों राक्षसों की सेना ने हमला कर दिया था। राक्षस आ रहे हैं। चांदनी की आवाज पूरे बेस में गूंजी। सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने गंभीर होकर कहा, चांदनी अपनी चंद्र दर्पण मून गॉडेस मिरर शक्ति से देखो कि क्या वह काला नाग ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड भी साथ है। अगर वह है तो हमें ये बेस तुरंत छोड़कर भागना होगा। चांदनी ने दर्पण में देखा। वह काला नाग तो नहीं दिख रहा, पर कई शक्तिशाली सम्राट राक्षस और वही पुराना शिकारी बाज ईगल बीस्ट सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। विक्रम ने राहत की सांस ली। अगर वो काला नाग नहीं है तो हम लड़ेंगे। भीषण युद्ध छिड़ गया। बड़े बड़े योद्धा और सम्राट राक्षस आपस में भिड़ गए। चांदनी अकेले 3 शक्तिशाली सम्राट राक्षसों को संभाल रही थी। इंसानों ने अपनी नक्षत्र मारक व्यूह मॉर्निंग स्टार किलिंग अरे सक्रिय कर दी, जिससे राक्षसों का भारी नुकसान होने लगा। तभी जमीन फाड़कर 1000 मीटर लंबा भूविचरक ड्रैगन अर्थ वॉकिंग ड्रैगन बीस्ट बाहर निकला। इसकी ताकत सम्राट विक्रम के बराबर थी। वह ड्रैगन सीधे चांदनी की ओर बढ़ा। चांदनी पहले से ही 3 शत्रुओं से घिरी हुई थी। उस ड्रैगन ने जमीन से एक विशाल पृथ्वी शूल अर्थथॉर्न निकाला और चांदनी पर जानलेवा वार किया। विक्रम दूर थे और बाकी योद्धाओं की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस ड्रैगन को रोक सकें। स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। चांदनी ने उस हमले को सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया, हालांकि वह जानती थी कि इससे वह बुरी तरह घायल हो जाएगी। आर्यन की दहाड़। तभी पूरे युद्ध क्षेत्र में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मेरी स्त्री को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसी की नहीं।
अगले ही पल आसमान से एक बिजली जैसी आकृति उतरी। उस व्यक्ति ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस विशाल पृथ्वी शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर्यन, चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 1.5 साल बाद आर्यन लौट आया था। उसके मुंह से मेरी स्त्री सुनकर चांदनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसके दिल में एक अजीब सी मिठास घुल गई। चांदनी, अपना ध्यान रखना, पहले मैं इस कीड़े का काम तमाम करता हूँ। आर्यन ने पीछे मुड़कर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। संप्रदाय की शिष्याएं और बड़े बड़े योद्धा दंग रह गए। आर्यन ने सरेआम दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि चांदनी उसकी है। अध्याय 99, चांदनी और आर्यन का प्रेम। द हार्ड भूविचरक ड्रैगन ने क्रोधित आंखों से आर्यन को देखा और राक्षसी भाषा में बोला, इंसान, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। आर्यन ने अपनी नक्षत्र श्रेणी की तलवार उसकी ओर तानी और शांत भाव से कहा, आज मैं तेरी बलि देकर अपनी वापसी का ऐलान करूंगा। परम शक्ति प्रतिभा, नक्षत्र प्रहार। आर्यन का वार इतना तेज था कि ड्रैगन उसे देख भी नहीं पाया। एक ही झटके में उसकी गर्दन आधी कट गई। ड्रैगन बुरी तरह घायल हो गया। उसे समझ आ गया कि यह इंसान साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपनी पृथ्वी पलायन अर्थ एस्केप शक्ति का उपयोग कर जमीन में छिपने की कोशिश की। लेकिन तभी आर्यन ने अपनी आत्मा वेद सोल पियर्स शक्ति छोड़ी। ड्रैगन की आधी आत्मा पल भर में राख हो गई। इससे पहले कि वह चीख पाता, आर्यन की तलवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चांदनी की सुरक्षा। मून, मैं आ गया। आर्यन सीधे चांदनी मून एम्प्रेस के पास पहुंचा और उन 3 सम्राट राक्षसों को पल भर में ढेर कर दिया जो उसे घेरे हुए थे। युद्ध के मैदान की परवाह किए बिना आर्यन ने चांदनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कोमलता से कहा, मून, अब मैं इतना सक्षम हूं कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। चांदनी, जो दुनिया के लिए एक कठोर और ठंडी साम्राज्य थी, किसी नवयौवना की तरह शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से हूं कहकर अपनी सहमति दी। उसके दिल में इस समय असीम मिठास घुली हुई थी। एक महान विजय। आर्यन और चांदनी ने मिलकर बाकी बचे सम्राट राक्षसों का सफाया कर दिया। जल्द ही पूरी राक्षसी सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। मनुष्यों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। हम जीत गए। सम्राट आर्यन अमर रहें। अगर वे न होते तो आज हम सब मारे जाते। मैदान में मौजूद हर योद्धा की नज़र आर्यन पर थी, लेकिन जल्द ही सबकी आंखों में ईर्ष्या और अचंभा भर गया। आर्यन और चांदनी एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए बेस की ओर बढ़ रहे थे। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही चांदनी थी जिसे पुरुषों से नफरत थी। अब सबको समझ आया कि चांदनी ने आर्यन के लिए संप्रदाय के नियम क्यों बदले थे। ये कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी के लिए खोला गया चोर दरवाजा था। संप्रदाय में खलबली। सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर भी मुस्कुराते हुए पास आए। हा, आर्यन छोटे भाई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो चांदनी का दिल ही जीत लिया। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि एक उभरता हुआ युवा योद्धा और एक महान संप्रदाय की स्वामिनी एक साथ कैसे आ गए। ये खबर जंगल की आग की तरह चंद्र देवी संप्रदाय मून गॉड सेक्ट तक पहुंच गई। शिष्याओं के बीच हड़कंप मच गया। जब चांदनी और आर्यन संप्रदाय पहुंचे तो शिष्या सिया सेंटेस ने उन्हें देखा। दोनों ने सबके सामने हाथ थामे हुए प्रवेश किया। यह उनके रिश्ते का औपचारिक ऐलान था। एक अनमोल उपहार। चंद्र महल के एकांत में पहुंचकर चांदनी आर्यन की बाहों में सिमट गई। मून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, आर्यन ने कहा। उसने अपने झोले से एक दिव्य ड्रैगन फल निकाला। वह फल चेहरे के आकार का था और उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। ये क्या है? चांदनी ने हैरानी से पूछा। इसे दिव्य ड्रैगन फल कहते हैं। ये राक्षसों की रक्त प्रतिभा को सीधे भोर सूर्य स्तर पर पहुंचा देता है। मेरा मानना है कि यह इंसानों की साधना प्रतिभा को भी भोर सूर्य स्तर पर ले जाएगा। चांदनी हक्की बक्की रह गई। वह जानती थी कि इस दुनिया में भोर सूर्य स्तर की प्रतिभा का क्या महत्व है। आर्यन ने न केवल अपनी जान जोखिम में डालकर इसे हासिल किया था, बल्कि वह इसे बिना किसी स्वार्थ के उसे दे रहा था। भोर सूर्य स्तर। चांदनी मून एम्प्रेस की सुंदर आंखों में उत्साह चमक उठा। चंद्र देवी संप्रदाय की प्राचीन विरासतों से वह जानती थी कि भोर सूर्य स्तर की प्रतिभा कितनी दुर्लभ है। प्राचीन काल में भी ऐसे लोगों को पवित्र संतान सेंट चाइल्ड सेंटेस माना जाता था। आर्यन, तुम इसे खा लो। जब तुम शक्तिशाली होगे तभी मेरी रक्षा कर सकोगे। चांदनी ने फल लेने से मना कर दिया। पगली, मेरी साधना प्रतिभा पहले ही भोर सूर्य स्तर पर पहुंच चुकी है, वरना मेरी गति इतनी तेज कैसे होती। आर्यन ने प्यार से चांदनी की नाक खींची और मुस्कुराया। ये सुनकर चांदनी ने खुशी खुशी फल खा लिया। वह आर्यन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी।
3 घंटे की शांत प्रक्रिया के बाद उसकी प्रतिभा पूरी तरह रूपांतरित हो गई। आर्यन ने उसकी स्थिति जांची। मानव, चांदनी, साधना प्रतिभा, भोर सूर्य, चंद्र देवी प्रतिभा, परम प्रफाउंड। आर्यन ने चुपके से चांदनी की इस नई भोर सूर्य प्रतिभा की नकल कॉपी कर ली। आन्या के लिए उपहार। देर शाम आर्यन अपने घर लौटा। जैसे ही उसकी छोटी बहन आन्या ने उसे देखा, वह दौड़ती हुई आई। भैया, मैंने सुना है कि चांदनी भाभी बनने वाली हैं। क्या ये सच है? आन्या की आंखों में शरारत भरी जिज्ञासा थी। हाँ, अब से चांदनी तुम्हारी भाभी ही है, आर्यन ने गर्व से कहा। वाह भैया, चांदनी तो मेरी आदर्श हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने उन्हें मना लिया। आन्या खुशी से झूम उठी। आर्यन उसे अंदर ले गया और दूसरा दिव्य ड्रैगन फल निकाला। पहले तो आन्या ने भी मना किया कि भैया आप ही खा लो, लेकिन जब आर्यन ने बताया कि वह पहले से ही उस स्तर पर है और भाभी को भी फल दे चुका है, तब आन्या ने उसे खाया। कुछ घंटों बाद आन्या की प्रतिभा नक्षत्र श्रेणी से सीधे भोर सूर्य स्तर पर पहुंच गई। आर्यन ने तुरंत आन्या की प्रतिभा की भी नकल कर ली। सर्वोच्च सुप्रीम स्तर का उदय। अपने कमरे में जाकर आर्यन ने एक बड़ा प्रयोग किया। उसके पास अब अपनी भोर सूर्य प्रतिभा थी और उसने चांदनी और आन्या से भी वही प्रतिभा कॉपी की थी। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं फ्यूज तो क्या होगा? जैसे ही उसने तीनों भोर सूर्य प्रतिभाओं का विलय शुरू किया, उसे असहनीय दर्द हुआ। वह लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसे एक अद्भुत ताजगी महसूस हुई, जैसे वह किसी गर्म झरने में नहा रहा हो। उसने अपनी स्थिति जांची और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधना प्रतिभा सर्वोच्च स्तर सुप्रीम लेवल। ये भोर सूर्य से भी ऊपर का स्तर था। अब उसकी साधना की गति पहले से 5 गुना और बढ़ गई थी। अब वह समय त्वरण के साथ मात्र 3 महीनों में अपनी अगली शारीरिक सीमा तोड़ सकता था। भविष्य की योजना। अगले कुछ दिनों तक आर्यन अक्सर चंद्र देवी संप्रदाय जाता रहा। शुरुआत में कुछ शिष्याओं को ऐतराज था, लेकिन चांदनी के सख्त रवैये के बाद सब शांत हो गए। चांदनी की साधना भी अब बहुत तेज हो गई थी। वह अब 3 साल में अपनी चौथी सीमा तोड़ सकती थी। एक दिन आर्यन ने चांदनी से कहा, मून, मेरे पास हमारी साधना की गति को और भी तेज करने का एक तरीका है। अध्याय 100 अंतरिक्ष का रहस्य। वह क्या तरीका है? चांदनी मून एम्प्रेस ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन ने अब और कुछ नहीं छिपाया। मेरे पास समय प्रतिभा टाइम टैलेंट है, जो समय की गति को 3 गुना बढ़ा सकती है। यदि हम इसका उपयोग करें तो हमारी साधना की गति 3 गुना तेज हो जाएगी। हालांकि इससे हमारी आयु भी 3 गुना तेजी से खर्च होगी। आर्यन जानता था कि वह भविष्य में चांदनी के साथ रहेगा, इसलिए इस सच को छिपाना असंभव था। चांदनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। समय प्रतिभा अंतरिक्ष प्रतिभा से भी कहीं अधिक दुर्लभ थी। ये रहस्य मुझे बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चांदनी भावुक हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और मेरे दिल में भी कुछ राज दबे हैं। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसकी नकल प्रतिभा कॉपी टैलेंट उसका सबसे बड़ा राज था, जिसे वह कभी नहीं बताएगा, पर समय प्रतिभा बताकर उसने चांदनी का विश्वास जीत लिया था। रण क्षेत्र मीनार वॉर गॉड टावर की चुनौती। कुछ दिनों बाद चांदनी आर्यन को रण क्षेत्र मीनार ले गई। उसने बताया कि 18वीं मंजिल पार करने पर मीनार से विशेष अनुमति मिलती है, जिससे दूर बैठे भी मीनार की शक्ति का एक घातक हमला किसी दुश्मन पर किया जा सकता है। झोंगहाई सुपर बेस में अब तक केवल 4 लोगों के पास यह अनुमति थी। मीनार के बाहर भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही आर्यन और चांदनी वहां पहुंचे, लोगों ने रास्ता दे दिया। क्या सम्राट आर्यन मीनार को चुनौती देने जा रहे हैं? अफवाह है कि वे सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर से भी शक्तिशाली हैं, पर अभी तक उनका नाम सम्राट रैंकिंग में नहीं आया है। अजेय बढ़त। आर्यन आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में प्रविष्ट हुआ। 13वीं से 17वीं मंजिल। आर्यन ने काले कपड़े वाले योद्धाओं को पलक झपकते ही अपनी तलवार से ढेर कर दिया। 18वीं मंजिल। यहाँ का योद्धा सम्राट विक्रम और चांदनी के स्तर का था। आर्यन ने अंतरिक्ष कारावास का उपयोग किया और अपनी दिव्य अतिगति से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब था कि आर्यन अब सम्राट विक्रम जैसे योद्धाओं को एक ही झटके में मार सकता था। 19वीं मंजिल। यहाँ मुकाबला कठिन था। आर्यन को थोड़ी चोटें आईं, पर वह जीत गया। 20वीं मंजिल। ये सबसे भयानक स्तर था। यहाँ का योद्धा आर्यन की अंतरिक्ष कारावास के बावजूद बहुत तेज था। आर्यन को अपनी पंचतत्व लौह कवच और वज्र अस्थि शक्तियों का सहारा लेना पड़ा। अंततः अपनी समय प्रतिभा और उपचार शक्ति हीलिंग टैलेंट के दम पर उसने उसे थकाकर हरा दिया। उसने 21वीं मंजिल की चुनौती छोड़ दी, क्योंकि उसे पता था कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दुनिया में तहलका।
जैसे ही आर्यन मीनार से बाहर आया, सम्राट रैंकिन बदल चुकी थी। प्रथम स्थान, सम्राट आर्यन 20वीं मंजिल की शक्ति। पूरा जोंगहाई सुपर बेस सन रह गया। सम्राट विक्रम केवल 18वीं मंजिल तक पहुंच पाए थे। आर्यन उनसे मीलों आगे निकल गया था। राक्षसों के लोक में स्थित बेस पर जब सम्राट विक्रम को यह खबर मिली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 20वीं मंजिल, इसका मतलब आर्यन मुझे चुटकियों में मार सकता है। वह मात्र संत स्तर पर था जब उसने मुझसे नक्षत्र प्रहार का सौदा किया था। उसकी प्रगति की गति डरावनी है। विक्रम ने अब अपनी तुलना आर्यन से करना छोड़ दिया। वे समझ गए थे कि आर्यन एक ऐसा महामानव है जिसे छू पाना उनके बस की बात नहीं। रणक्षेत्र मीनार वॉर गॉड टावर की 20वीं मंजिल पार करते ही मीनार की आत्मा आर्टिफैक्ट स्पिरिट प्रकट हुई। आर्यन, बधाई हो, तुमने मुख्य अधिकार को अथॉरिटी प्राप्त कर लिया है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, इस अधिकार में क्या खास है? आत्मा ने समझाया, अब तुम 10 साल में एक बार मीनार की शक्ति से कहीं भी हमला कर सकते हो। साथ ही तुम्हें रणक्षेत्र मीनार छाया रक्षा वॉइड शैडो डिफेंस का अधिकार भी मिला है। संकट के समय ये तुम्हारी जान बचाने के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करेगा। आर्यन खुश था। सम्राट विक्रम जैसे योद्धाओं के पास केवल हमला करने का अधिकार था, पर रक्षा का ये अतिरिक्त कवच केवल आर्यन के पास था। समय का गुप्त उपयोग। आर्यन और चांदनी मून एम्प्रेस मीनार के भीतर स्थित साधना शिला वॉर गॉड मॉन्यूमेंट की ओर बढ़े। वहां एक तैरता हुआ पत्थर था जिस पर बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। आर्यन और चांदनी एक साथ एक ही पत्थर पर बैठ गए। बाहर से देखने वालों को लगा कि वे दोनों प्रेम में डूबे हैं और एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते, पर असली कारण कुछ और था। आर्यन ने 3 गुना समय त्वरण सक्रिय कर दिया था। चूंकि पत्थर छोटा था, इसलिए समय की यह गति केवल उन दोनों तक सीमित रही और किसी को इस रहस्य का पता नहीं चला। उनके लिए वहां बिताया गया एक दिन दूसरों के 3 दिनों के बराबर था। अंतरिक्ष की गहराई में 1 महीना बीत गया। आर्यन ने महसूस किया कि तलवारबाजी के परम ज्ञान नाइफ डाओ को समझने में बहुत समय लग रहा था। अगर मेरे पास वह ज्ञानशिला एनलाइटनमेंट हेवनली टैबलेट होती जो मैंने दानव सागर बेस के पास वाले 3 सितारा अंतरिक्ष दरार में देखी थी, तो काम आसान हो जाता, आर्यन ने सोचा। समस्या ये थी कि 3 सितारा दरार से केवल राजा स्तर किंग लेवल के योद्धा ही गुजर सकते थे, सम्राट नहीं। यदि कोई सम्राट वहां से जबरदस्ती गुजरने की कोशिश करता तो अंतरिक्ष का दबाव उसे कुचल देता। लेकिन आर्यन साधारण सम्राट नहीं था। उसके पास सर्वोच्च साधना प्रतिभा और अंतरिक्ष प्रतिभा थी। अगर मैं अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा को परम स्तर सूडो प्रोफाउंड पर ले जाऊं तो शायद मैं उस दबाव को झेल सकूं। उसने तलवारबाजी छोड़कर पूरा ध्यान अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में लगा दिया। अंतरिक्ष की साधना। चांदनी ने आर्यन का पूरा समर्थन किया। आर्यन ने अंतरिक्ष कारावास सक्रिय किया और उसके भीतर छिपे सूक्ष्म बदलावों को महसूस करने लगा। 15 दिनों की गहन साधना के बाद आर्यन के शरीर से अंतरिक्ष की एक अनोखी ऊर्जा निकलने लगी। अंतरिक्ष प्रतिभा परम स्तर सूडो प्रोफाउंड ग्रेड। हालांकि यह अभी शुरुआती स्तर 1-10 पर थी, फिर भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वह अंतरिक्ष के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकता था। चौथी सीमा की तैयारी। आर्यन जानता था कि अब उसे अपनी चौथी भौतिक सीमा तोड़नी है। तत्वों के साथ शरीर का शोधन करने के लिए उसे एक उपयुक्त जगह चाहिए थी। वह चांदनी को संप्रदाय छोड़कर चंगलिंग नदी के पास पहुंचा। नदी की गहराई में जल तत्व की असीम ऊर्जा है। यहाँ साधना करना सबसे उत्तम होगा, आर्यन ने मन ही मन कहा। वह नदी की अतल गहराइयों में उतर गया और जल की प्रचंड ऊर्जा के बीच अपनी अगली साधना शुरू की।